हाँ जी। स्वागत है सभी का इस पढ़ने और बनाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर सभी का स्वागत करता हूँ भाई। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत प्यारा सेशन है और आज हम बात करने जा रहे हैं वो वायुमंडल का टॉपिक। और इस वायुमंडल के टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है और इस वायुमंडल के निर्माण के साथ साथ इसमें कौन कौन सी परतें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट गैस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और एटमॉस्फेयर की शुरुआत हम क्लाइमेटोलॉजी के रूप में स्टार्ट करते हैं, इस एटमॉस्फेयर की शुरुआत। और वायुमंडल के साथ साथ हम वायुमंडल परतों के बाद आगे चलकर हम वाष्पीकरण वगैरह चीजों में बना पड़ेंगे। देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, पहले चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं इसके अंदर वायुमंडल के अंदर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल के अंदर परतों के अंदर। तो आपको हेडिंग डालनी है वायुमंडल, हेडिंग डालोगे वायुमंडल। वायुमंडल जो टॉपिक है, वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे वायुमंडल में। तो सबसे पहले अगर पढ़ेंगे हम इसके चारों की गैसें, गैसों के बारे में पढ़ेंगे। गैस के बारे में हम बात करेंगे जलवाष्प की, और सॉरी जलवाष्प ना पढ़कर गैस गैस के बारे में वायुमंडलीय परतें, परत होगी। वायुमंडल परत के बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर वर्षा, वर्षा वर्षा के बाद हम चक्रवात, हरी बात साइक्लोन्स पढ़ेंगे। और अगर बात करूँ वायुमंडल के अंदर तो हम अक्षांश देशांतरों के बारे में भी वर्णन करेंगे। अक्षांश देशांतर, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हरी बस एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका वायुमंडल के अंदर। अगर टॉपिकों की अगर बात करूं मैं वायुमंडल में, सवाल रहता है कि वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। वायुमंडल का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। हरी बस वायुमंडल की बात आती है, वायुमंडल के निर्माण की बात आती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कहते हैं किसे वायुमंडल। तो वायुमंडल की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। वायुमंडल की डेफिनेशन रहेगी आपके सामने, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण, या बोल सकते हो आप पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का आवरण पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर टिका हो, इस पर टिका हो, टिका हो, तो इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अरे बस पृथ्वी के सराउंडिंग जो चारों ओर का जो वातावरण है वो क्या हो, इस पर टिका हो, वो क्या कहलाता है आपका वायुमंडल कहता है। जैसे इस प्रकार आप समझ सकते हो इसको, है ना, इस प्रकार समझ सकते हो आप। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या अर्थ है, ठीक है। अब इसके चारों ओर का अगर वातावरण की मैं बात करूं तो इसके चारों ओर का वातावरण जैसे इस प्रकार से आप मान देखोगे, तो ये आपके जो है इसके चारों ओर का वातावरण जो आपका रहेगा वो आप इस प्रकार आप बोल सकते हो इसको, ये आप इसके चारों ओर का जो वातावरण है वो रहेगा। जस्ट ए मिनट, बस अब मैं आपको इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। हरी मौसम में तो ये चारों ओर का क्या हो गया, इसका वातावरण हो गया, आप बोल सकते हो। तो ये चारों ओर का जो इसका वातावरण है ये आपका क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। हरी मौसम में ये आपका क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है ना। ठीक है, और ये किसके कारण टिका इस पर, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हरी बस देखो, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, आप देखेंगे जिस भी वस्तु का कोई भार होगा उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जिस भी वस्तु का कोई भार होगा उसके अंदर क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। उसी प्रकार पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक खुद का भार है और इस भार के कारण उसका क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो याद रखना ये चीज, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी का एक भार है, भार की वजह से इसके अंदर क्या एक अट्रैक्शन बल
बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर ये वायुमंडल टिका हुआ है। जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, अगर बात करें आप देखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर जो वायुमंडल है पृथ्वी के कंपैरेटिवली कम है। चंद्रमा पर जो वायुमंडल है पृथ्वी के कंपैरेटिवली कम है, पृथ्वी के कंपैरेटिवली कम है। क्यों है? क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है, तो 1/6 रहता है किसका, पृथ्वी का 1/6 रहता है ये। इसी कारण यहाँ का जो वायुमंडल है वो क्या है, पृथ्वी के कंपैरेटिवली कम है। तो इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा कम होने की वजह से इसका जो वायुमंडल है वो भी क्या है, कम है। तो उसी प्रकार पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर ये टिका हुआ है वायुमंडल आपका। आ रही बात समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना? आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए जब हम बात करते हैं इसके वायुमंडल के अंदर तो दिमाग में ये चीज आता है कि जो गैसें आई हैं वो कहाँ से आई। ठीक है, आप बोल सकते हो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल पर इसके कारण टिका हो, या गैसों का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण आप बोल सकते हो, गैसों का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर टिका हो तो वो क्या आपका वायुमंडल है। अब सवाल ये आता है गैसें कहां से आई। देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब क्या हो रहा था, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पृथ्वी आपकी ठोस अवस्था में मैग्मा के रूप में इस प्रकार थी। अरे बस जब इसका निर्माण हो रहा था तो ये ठोस अवस्था में मैग्मा के रूप में थी इस प्रकार से। और ये क्या हो रही थी, जब ठंडी हो रही थी, स्टार्टिंग में क्या ये द्रव अवस्था में थी, जब ये ठंडी होनी शुरू किया इस पृथ्वी ने, तो उस टाइम जब ये पृथ्वी ठंडी होनी शुरू किया तो उस टाइम क्या हुआ कि आप देखेंगे ठीक है, जब ये पृथ्वी ठंडा होना स्टार्ट किया तो ये पृथ्वी की ठंडी होने की वजह से, पृथ्वी की ठंडी होने की वजह से इसके चारों ओर क्या हुआ, एक परत लेयर बन गई, एक ऐसी परत बन गई जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की एक लेयर बन गई ऐसे। ठीक है ना, तो ये ठंडी हो रही थी उस टाइम, ठंडी होने के समय क्या हुआ, इसके चारों एक लेयर बनी जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहा जाता है। आर्य बस ये आपकी क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, तो ये लेयर आपकी क्या कहलाई, क्रस्ट कहलाई। ठीक है, तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है जो पृथ्वी के चारों ओर की जो लेयर है वो क्या बनी आपकी, ये क्रस्ट। ठीक है, जब ये ठंडी हो रही तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो क्रस्ट का निर्माण हुआ। हम जानते हैं ये क्या बनी आपकी, क्रस्ट बनी। हरी बस में तो सबसे पहले क्या बनी आपकी, क्रस्ट बनती है। तो क्रस्ट के बाद आप देखेंगे जब ये जो गैसें हैं जब बाहर निकलती है, जब ये गैसें बाहर निकलती है क्या होता है, ये चारों ओर इसके ठोस आवरण बन गए लेकिन बीच वाले भाग में मैग्मा। अब क्या होगा, ये मैग्मा जो है दाब लगाएगा इस पर इसके सतह पर, यहाँ पर ऐसे दाब लगाएगा इस सतह पर। अब जब ये सतह पर दाब लगाता है तो इस सतह पर दाब लगाने की वजह से क्या होगा, इसका आकार फैलेगा। अरे बस इस पृथ्वी का क्या होगा, आकार फैलेगा। ये शुरुआती दौर है जब पृथ्वी बन रही है। ठीक है ना, पृथ्वी जब बन रही थी आग का गोला ही थी एक तरीके से, और ये ठंडी हो रही है तो इसके चारों ओर पर लेयर बनी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। अरे बस उसके बाद जो अंदर वाला जो मैग्मा था उसके बाहर की ओर दाब लगा रहा था, जब ये इस पर प्रेशर लगा रहा था तो प्रेशर लगाते टाइम इसका क्या हो गया, साइज बढ़ा, तो इसका आकार बढ़ता है, आकार में वृद्धि होती है। आरी बात समझ। तो सवाल रहेगा इसमें आकार में वृद्धि किस प्रकार है पृथ्वी की, तो इसके कारण मैग्मा जो दाब लगा इसके कारण। अब जैसे इसके आकार में वृद्धि होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, इसको रोक नहीं पाएगा और दाब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इतना ज्यादा दाब हो जाएगा कि इसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और बाहर निकले तो ये विस्फोट के साथ ये बाहर निकलेगा ज्वालामुखी के रूप में। तो ये अलग अलग जगह से क्या होगी, इसके अंदर से गैसें बाहर निकलना शुरू कर देंगी इस प्रकार से। हरी बस में तो आप ये चीज जरूर जानने की कोशिश करना कि गैसें किस प्रकार निकली होगी। पृथ्वी की ही देन है, खुद की ही देन है, और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो इसके साथ में ये गैसें बाहर निकलना शुरू कर देगी। हरी बस में क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का खुद का भार है तो इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल है। और जब ये गैसें बाहर निकली, जब ये ज्वालामुखी के रूप में गैसें बाहर निकली, ज्वालामुखी के साथ गैस बाहर निकलती है, जब ये ज्वालामुखी के साथ गैस बाहर निकलती है तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इसके चारों ओर जो गैसें हैं इसके कारण गैसों का जो आवरण बन जाएगा, गैसों का आवरण बना,
और यही गैसों का आवरण जो है वो आपका क्या कहलाया है, तो यही गैसों का आवरण आपका कहलाता है वायुमंडल। यही गैसों का आवरण आपका क्या कहलाया जी, वायुमंडल कहलाया। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। अब बात आती है गैस से निकली कौन कौन सी थी बाहर। जब गैसों की बात आती है और गैस से निकली कौन कौन सी थी बाहर, तो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गैसों की अगर बात करें तो गैसों के अंदर हमें सबसे पहले जो नाम देखने को मिलता है गैसेज के अंदर, अगर हम नाम देखने को मिलता है अगली स्लाइड पर कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को पीपीटी अच्छे से मिल पाए। ठीक है, तो गैसों की अगर बात करें अपन, तो अगर गैस की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करें वायुमंडल से कौन कौन सी गैस आई, तो सबसे पहले हम अगर बात करें गैसों के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आ रही हो। तो याद रखना CO2 जो है आपका, CO2 जो आपका है ये बाहर आता है गैसों के रूप में। CO2 के बाद कौन सी आती है आपको याद रखना, नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी। नाइट्रोजन के बाद आपकी सल्फाइड होगी, SO2 आप बोल सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। उसके बाद आप देखोगे जलवाष्प है, आरी वाष्प, तो ये गैसों के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो चलो बाद में बनती है, लेकिन सबसे पहले कार्बन, तो ऑक्सीजन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये भी याद रखना आप लोगों को। ऑक्सीजन से पहले कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ऑक्सीजन से पहले, ऑक्सीजन से पहले आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। हरी बस, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, यहां तक चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर और जलवाष्प जिसे हम बोलते हैं अकेलीय गैसों के रूप में जानते हैं, इसे अकेलीय गैसों के रूप में, आरी भाषा में अकेलीय गैसों के रूप में बाहर आती हैं। तो जब इन चीजों के बारे में पढ़े, तो अब एक एक गैस को अगर उठाएं अपन, तो एक एक चीज को अगर उठा के चलते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन। किसको देखेंगे, नाइट्रोजन, आरी भाषा में नाइट्रोजन की चर्चा करते हैं। जब हम नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस जो आपकी है, अगर इसकी मैं बात करूं, तो नाइट्रोजन गैस सबसे पहले अगर देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है सबसे अधिक है वायुमंडल के अंदर। हम ये सभी जानते हैं 71% तक इसकी क्या रहती है, डेंसिटी रहती है। तो हम क्या जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे घनी जो वायुमंडल पाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, कितने परसेंट है, तो याद रखना 71% इसकी मात्रा रहती है। आगे बस, ये एक अकेलीय गैस है, यह एक अकेलीय गैस है। इस गैस का जो यूज है वो किस में होता है, इस गैस का यूज भी आप लिख सकते हो, यह गैस आग बुझाने के काम में भी आती है। आग बुझाने के काम में आती है। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो ये आग बुझाने के काम में भी आती है। नाइट्रोजन के बाद हम बात करेंगे अगली जो गैस रहेगी हमारी, उस पर अगर चर्चा करें अपन, तो आपको लिखना है अगली गैस का जो नाम लिखना है उसका नाम लिखो। अगली जो आप नाइट्रोजन गैस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पर, ताकि आप सारी तरीके से यहीं कवर कर दें। नाइट्रोजन के बाद अगली जो आपकी आती है वो आपकी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो CO2, तो CO2 की मात्रा सबसे कम है, CO2 की जो मात्रा है वो कम है। CO2 की मात्रा वायुमंडल में
वायुमंडल में 0.03% है। अरे बस सुनो, आपको बता दूं CO2 के आने के बाद ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। आपको बता दूं जैसे CO2 बाहर निकलती है तो होता क्या, जैसे गैस से बाहर निकली जलवाष्प बने, जलवाष्प के कारण वर्षा होती है, रेनफॉल के कारण क्या होता है, जो कार्बन है वो चट्टानों पर चिपक के रह गया, और चट्टानों पर चिपकने के कारण आप देखेंगे ये एल्गीज के रूप में आया, और एल्गीज के रूप में ग्रीन हरित शैवाल आप पढ़ते होंगे, तो ग्रीन हरित शैवाल जो है उसके बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण होता है इसी से रिएक्शन करने के बाद। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.3% है, और यह क्रियाशील गैस है। क्या है ये? क्रियाशील गैस है, क्रियाशील गैस है। तो आपसे कई बार सवाल पूछता है क्रियाशील गैस है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आ रही बस CO2 के बाद हम बात करते हैं अगली गैस की। तो अगली जो गैस आपकी आएगी वो आएगी आपकी, अगर अगली गैस की बात करें, अब नाइट्रोजन हो गया, CO2 का जलवाष्प, इसकी बात करेंगे जलवाष्प। ठीक है जी, तो जलवाष्प की जब भी बात आती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और जलवाष्प एक ऐसी चीज है जो एक कंबल के रूप में कार्य करती है। अगर हम बात करें जलवाष्प की, तो वायुमंडल के अंदर गैसों के साथ जलवाष्प बाहर निकलते हैं। जलवाष्प की मात्रा बाहर निकलती है, और यह गैस जो आपकी जलवाष्प जो है सबसे अधिक आप बोल सकते हो क्रियाशील भी है। अरे बस, तो जलवाष्प की जब भी बात आती है तो आपको याद रखना ये चीज है कि जलवाष्प आपकी सबसे क्रियाशील भी है। ये ग्रीन हरित आपकी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में भी काम करता है। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हम क्या बोला है, जलवाष्प ऐसे। अरे भाई नाइट्रोजन यहाँ 71 ना लिखकर यहाँ लिखो 78 है। सॉरी भाई, ये गलती से हो गया, पानी वाला टेम्परेचर लिखते हैं मैंने, सॉरी। यहाँ लिखो 78%। कितना है? 78%। ठीक है जी। अब जलवाष्प की बात करें अपन, तो जलवाष्प जो आपकी है, आप बोल सकते हो जलवाष्प का जो काम है, आप जब गैसें बाहर निकलती हैं तो जलवाष्प साथ में निकलते हैं। हमारी बस में, और जलवाष्प के लोग एक जलवाष्प को अपन अलग से समझते हैं। ठीक है, और CO2 की अगर बात करूँ, क्रियाशील गैस आपकी देख लीजिए 0.3% है, और ये बोल सकते हो CO2 के लिए एक चीज और लिख सकते हो आप, ये सबसे भारी गैस है। यह सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, और सबसे क्रियाशील गैस भी है, और सबसे भारी गैस के रूप में भी जाना जाता है। आरी वास्तव में, ठीक है ना। जलवाष्प को यहाँ करते हैं अपन, जलवाष्प को अलग से आपने ना लिख रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जलवाष्प की अगर बात करें तो यहाँ करते हैं जलवाष्प को। देखिए होता क्या है, जब हम देखते हैं सूर्य की किरणें जब क्या होती है, भूभाग पर आती है। क्या होता है जब सूर्य की किरणें क्या होती है, भूभाग पर आती है ना। जैसे ये आपका जल है, ये आपका क्या है, जल है हमारी बस में। और जब क्या होता है, सूर्य की किरणें इस जल वाले क्षेत्र में पड़ती है, ये आपके पृथ्वी पौधे होंगे है ना। जब सूर्य की किरणें यहाँ से आपके इसके ऊपर आती है, जल के ऊपर आती है, हरी बस जल के ऊपर आती है, जब सूर्य की किरणें इस क्षेत्र से, तो होगा क्या कि वाष्पीकरण होगा यहाँ से, वाष्पीकरण होगा इन पौधों के द्वारा, यहाँ से वाष्पीकरण होगा। हरी बस जब ये वाष्पीकरण होगा तो जब सूर्य की किरणें यहाँ से इन पर आएगी तो क्या होगा, ये सूर्य की किरणों को वापस वहां से रिफ्लेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, जो किरणें हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे। वहीं से पृथ्वी जो है, पृथ्वी किरणों को छोड़ती है तो ये वापस इसे क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। जलवाष्प क्या काम करेंगे, होता क्या है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, जब सूर्य की किरणें क्या होता है, पृथ्वी पर आती है, जिस प्रकार से ये सूर्य है, आप इसको ऐसा समझिए, जब ये सूर्य की किरणें क्या होती है, पृथ्वी पर आती है, धरातल पर आती है, ये आपका धरातल है। जब सूर्य की किरणें इस धरातल पर आती है तो होता क्या है,
सूर्य इस धरातल पर आएगी, तो इस धरातल पर आने से क्या होगा, ये आती किस में है, सौर विकिरण जो आपकी लघु तरंग के रूप में आती है, किस में आती है, लघु तरंग के रूप में। और यही धरातल क्या होता है, इन किरणों को क्या करता है, ये दीर्घ तरंग के रूप में वापस भेजता है। क्या करता है, ये दीर्घ तरंग के रूप में वापस भेजता है, इसे हम बोलते हैं पार्थिव तरंग। अरे बस लॉन्ग वेव रेडिएशन रूप के भेजता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी प्राप्त करती है। ये चीज ध्यान रखना, सूर्य से जो विकिरणें आती है उन्हें पृथ्वी जो है आप बोल सकते हो लघु तरंग के रूप में गैन करती है, जबकि ये वापस छोड़ती है तो दीर्घ तरंग के रूप में छोड़ती है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। जब होगा क्या, ये सिचुएशन रहेगी तो जो आपकी जलवाष्प है, जो आपकी जलवाष्प जो है ये आपके काम करेंगे, ग्लास का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जलवाष्प है, ये आपका ग्लास का काम करेंगे, ग्लास की तरह काम करें। किस प्रकार से आप देखेंगे इस क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पर आपका एक ग्लास के रूप में काम कैसे करेंगे, ये आप इसको ऐसे समझिए। जो ये क्षेत्र आपका, अगर मान लो इस क्षेत्र की अगर बात करें अपन, तो इस क्षेत्र में ग्लास का रूप ले लेंगे। किस प्रकार से लेंगे, ये ग्लास का रूप, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होगा, ग्लास का रूप ले लेंगे। ग्लास का रूप कैसे लेंगे, ये देखिए, सूर्य की किरणें यहाँ आ रही है, ये वापस छोड़ रहा है, वहीं से ये जो पृथ्वी जो छोड़ रही है उसी को ये वापस छोड़ रहा है, तो इसके रूप में ये क्या है, कंबल की तरह काम करेगा। तो आप इसे बोल सकते हैं ये कंबल की तरह काम करता है। कंबल की तरह क्यों काम करती है, ये कंबल की तरह इसलिए काम करती है कि जितना हमें ज्ञान होता है, जितना हमें क्या होता है सूर्य से प्राप्त होता है, वो ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, और नीचे से जितना हम प्राप्त करते हैं, जैसे क्या होता है हम कंबल ओढ़ते हैं सर्दियों के अंदर, तो जो अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा पाती, बाहर वाली अंदर नहीं आ पाती, जो ठंडा जो अंदर नहीं आ पाती और अंदर वाली जो है बाहर नहीं जा पाती। इसका मतलब ये कंबल के रूप में काम करती है ग्लास, जलवाष्प जो है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जलवाष्प आप किसके रूप में जाने जाते हैं, ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाने जाते हैं। अरे बस ये ग्रीन हाउस गैस भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो कई बार सवाल रहता है ये कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस भी जाने जाते हैं। आगे बस में तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है कैसे, जलवाष्प। आगे बस में ये चीज ध्यान रखना। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, वो भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। आप यहाँ लिख सकते हो CO2 भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। आगे बस यहाँ तक चीजें समझ में आ पा रही होगी, है ना। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, तो उसके बाद अगर हम देखें तो आपको याद रखना कि वायुमंडल की जब हम बात करते हैं, तो वायुमंडलीय परतों की अगर बात कर लेते हैं, वायुमंडलीय परतें, तो वायुमंडल की जब हम परतों की बात करते हैं, तो वायुमंडल के अंदर मैं एक तरीके से आपको यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वायुमंडल की परतें अगर हम बात करें, आप ये मान चलो वायुमंडल को हिस्सा उठा लिया हमने और इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कलर भर लेते हैं ना, तो इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। ये रो मंडल हो गया आपका, ताप मंडल कर देते हैं इसको, इसको थोड़ा और डिवाइड करते हैं ना, इस तरह से डिवाइड कर, ठीक है। अब देखते हैं ये अब इस तरीके से परतों को डिवाइड कर लेते हैं। तो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जी क्षोभ मंडल है, इसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। बस क्षोभ मंडल के अंदर ये पूरा पूरा आपका आता है समताप मंडल,
मैंने क्यों इसको अलग किया, इसके पीछे रीजन बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। संताप मंडल यहाँ पर ये आपका जी मध्य मंडल, ये आपका क्या है, मध्य मंडल है। हरी वसंत ये आपका आता है जी आयन मंडल, इसे कहेंगे अपन आयन मंडल। हरी वसंत और ये आपका है जी बहिर्मंडल। आप मान के चलिए ये चित्र आपका आता है पोल वाला, इसे बोलते हैं इक्वेटर, ये सॉरी पोल, और ये आपका इक्वेटर है, ये लाइन आपकी इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। हरी वसंत इसे विषुवत रेखा लिख दी, इसे ध्रुव लिख लीजिए, ठीक है। अभी ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच की मैंने ये परत बना के छोड़ दी आपके लिए। तो ये जो क्षोभ मंडल है, अगर क्षोभ मंडल की बात करूं मैं, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई देखी जाती है वो विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम देखने को मिलता है। तो याद रखना विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कितनी रहती है, ये 8 किलोमीटर रहती है, जबकि ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अगर देखोगे पोलर रीजन में तो ये आपके 18 किलोमीटर। देखो यहाँ से चौड़ाई से पता लग रहा होगा, ये आपका क्या होगा इक्वेटर, तो इक्वेटर पर कितनी है, तो आपको याद रखना इक्वेटर से आपको पता चल जाएगा ये 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर आपकी 18 किलोमीटर रहती है। आर्य भाषाओं में उसके बाद हम क्षोभ संतापन, अब यहाँ देखो ये है आपकी ओजोन परत, कौन सी परत है, ओजोन परत, कौन सी है, ओजोन परत। और इस ओजोन परत के अंदर आप देखो इस संताप मंडल के अंदर क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, संताप मंडल में जेट यान उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं, जेट यान, आपको याद रखना ये जेट यान उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं, इसका वायुमंडल शांत रहता है, वायुमंडल शांत रहता है। हरी बात समझ में, इसलिए यहाँ पर जो एरोप्लेन्स है उड़ाना, यहाँ पर जो एरोप्लेन्स उड़ाना पसंद किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ वायुमंडल शांत रहता है इसलिए, ठीक है जी। संताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल की सबसे बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, मध्य मंडल का सबसे कम तापमान रहता है, आपसे कई बार पूछा भी जाता है ये मध्य मंडल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान इसका रहता है, किसका, मध्य मंडल का। तो आपसे सवाल रहता है सबसे कम तापमान किसका रहता है, तो आपको याद रखना है सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान आपका मध्य मंडल का रहता है। परिवसन, उसके बाद अगला जो आपका था वो आता है आयन मंडल है आपका, ये कौन सा आयन मंडल, और आयन मंडल का तापमान जी आयन मंडल का तापमान सबसे अधिक रहता है। तो आयन मंडल का जो तापमान है वो क्या रहता है आपका, अधिक रहता है। परिवसन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, जिसकी वजह से इसका तापमान क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है जी। ये आपका बहिर्मंडल है, और बहिर्मंडल के अंदर क्या होता है, आपकी हीलियम गैस की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि हीलियम की मात्रा सबसे अधिक किस मंडल में पाई जाती है, हीलियम जो आपका सबसे अधिक, हीलियम गैस आपकी कहाँ पाई जाती है, बहिर्मंडल में पाई जाती है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये वायुमंडल की परतें हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहले आती है, उसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल आती है, और इसी समताप मंडल के अंदर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। आ रही बात समझ में, और इसके अंदर जेटयान उड़ाना पसंद करते हैं, जितने भी पायलट वगैरह है वो आपका वायुयान उड़ाना यहाँ पसंद करते हैं। तो कई बार आपसे सवाल पूछा वायुयान कहाँ उड़ते हैं या जेटयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि इसका वायुमंडल शांत रहता है, यहाँ पर जो मौसम की संभावनाएं कम रहती है। क्षोभ मंडल आप देखो तो मौसम सबसे अधिक यहाँ चेंज होता है। तो आपको याद रखना है बादलों का बनना, बादल बनना, वर्षा होना, ये सारे कहाँ होता है, तो आपको याद रखना ये आपके क्षोभ मंडल में होता है। आरी वर्ष में वर्षा होना, बादलों का बनना, सारी जो मौसमी घटनाएं होती है वो किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है। आपको ये भी याद रखना है मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटना सभी कहाँ होती है, आपके क्षोभ मंडल में होती है। आर्य वर्ष में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको चक्रवात वगैरह जब आते हैं तो इस क्षोभ मंडल में आते हैं। उसके बाद सबसे कम तापमान आपका किसका रहता है, मध्य मंडल का आपका सबसे कम तापमान रहता है आर्य वर्ष में। उसके बाद आपका आयन मंडल, तो आयन मंडल का तापमान अधिक रहता है। क्यों रहता है,
रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, और इसी रेडियो एक्टिव तत्व जो हमेशा क्या एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, और इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से यहाँ पर तापमान क्या रहता है, आपको ज़्यादा फील होता रहता है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हीलियम की मात्रा सबसे अधिक है। तो ये सवाल बहुत बार देखने को मिलता है, और एनडीए के द्वारा ये कई बार पूछा गया है कि हीलियम गैस जो सबसे अधिक किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको याद रखना बहिर्मंडल में हीलियम की गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये आपकी वायुमंडलीय परतें थी। आई बात समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में आ पा रही होगी, है ना। अरे बात तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ पा रही होगी। तो ये आपका वायुमंडल का टॉपिक था, ठीक है जी। तो बाकी हम बातें बाकी क्लास में अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। अक्षांश देशांतरों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत जी, धन्यवाद। ठीक है।